आज का ये वीडियो, आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या आपने ये कभी देखा है? आपने शायद आपके क्लास में भी देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो साल भर मेहनत करते हैं, लग के मेहनत करते हैं, लेकिन इतना आउटपुट नहीं निकाल पाते, इतना रिजल्ट नहीं निकाल पाते। लेकिन कुछ बच्चे एग्ज़ाम के बस कुछ समय पहले ही पढ़ करके बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं। तो क्या इसका अर्थ हम ये समझे कि जो रिजल्ट लेके आते हैं कम समय में पढ़ के, वो बहुत होशियार है या फिर बहुत इंटेलिजेंट है? हाँ, इंटेलिजेंस का फैक्टर होता है, लेकिन बहुत थोड़ा होता है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? अप्रोच का फैक्टर होता है, ट्रिक का फैक्टर होता है। कुछ ऐसे हैक्स होते हैं, कुछ ऐसे तौर तरीके होते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज होती है जिनको कि अगर हम अच्छे से यूज़ करते हैं ना, तो वो बहुत ही ब्रेक थ्रू और बहुत ही बढ़िया साबित होती है। मतलब इस वीडियो के एंड तक मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल अगर यहाँ तक है तो वो यहाँ तक चली जाएगी। ये मेरा आपको एक बात कहना है। बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन लेवल से आप बेहतर ही लिख पाएंगे आपके पेपर में। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते वीडियो, क्योंकि मुझे पता है आपके पास समय की थोड़ी किल्लत है, आपकी एग्ज़ाम चल रही है, तो ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पेपर एनालिसिस के भी वीडियो आपके लिए आएंगे आपका पेपर होने के बाद, और मैं दिखाऊंगा कि मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बोले थे और इसमें से ही क्वेश्चन आया। तो ये आप नोट करके रख लीजिए, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है इससे रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, और उसके पश्चात उसके बाद हम कुछ ऐसी हैक्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स और कुछ ऐसे क्या बोलेंगे, रूल्स, अनटोल्ड रूल्स जिसे कि हम कहते हैं, और कुछ ऐसे छोटी मोटी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि निगलेक्ट हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, बहुत से लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन वही चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका पेपर में बेटर परफॉर्म करने के लिए। अब मुझे पता है कि आप चाहे टॉपर हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पहला लक्ष्य है 51 मार्क्स तक पहुंचना। 51 मार्क्स आपने एक बार ग्रैब कर लिए तो उसके बाद आप जितना भी जैसे खेलना चाहे खेल सकते हैं, मतलब जैसा आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहे कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि 51 आपने एक बार सेफ मार्क अचीव कर लिया तो आपको एक फ्री हैंड हो जाता है कि भाई हाँ, अब हम पास हो गए, अब हम हमारे हिसाब से भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके 51 मार्क्स अचीव नहीं होते तब तक आपको रिस्क नहीं लेना है। मैंने भी मेरे पदार्थ के पेपर 2 में रिस्क लिया था कि मैंने जो स्ट्रैटेजी, जो पैटर्न बनाया था उससे मैं विपरीत गया था और उस पेपर में मुझे उसका नुकसान हुआ। इसीलिए जज्बातों में आकर डिसीजन नहीं लेना है। पेपर को जाने से पहले आपको पेपर कैसे लिखना है, आपकी स्ट्रैटेजी का क्या है, ये फिक्स होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, रण में उतरने से पहले रणनीति क्लियर होनी चाहिए, तभी जाकर के आप रण में जो है आपके शत्रु को परास्त करके आ सकते हो। नहीं तो आपको पता ही नहीं कब क्या करना है, तो आप कैसे करोगे? तो अपने पेपर के केस में आप सबसे पहले 51 मार्क्स कैसे लेंगे इस पे आते हैं। ये पहले आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। तो देखो, 51 मार्क्स आने के लिए आपको सबसे पहले एमसीक्यू ही मतलब हमारे टाइम पे, मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तो एमसीक्यू की शीट पहले डिस्ट्रीब्यूट होती थी। अब मुझे कुछ दिन पहले ऐसी न्यूज़ सुनने को आई हमारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, मेरी यूनिवर्सिटी MUHS है, तो उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऐसी एक अपडेट आई कि एमसीक्यू के पेपर बाद में लेंगे। तो आपकी यूनिवर्सिटी का कैसा है, मतलब पहले लेंगे बाद में लेंगे, वॉटेवर, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एमसीक्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पासिंग के लिए। अगर आपको 10 से कम मार्क्स है एमसीक्यू में तो आपको पास होने के चांसेस आपके कम है। इसलिए एमसीक्यू को आप अच्छे से अप्रोच कीजिए। एमसीक्यू आपके राइट होने चाहिए 10 से ऊपर। अब इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? इसके लिए आपको थोरोली पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। इसकी कोई दवा नहीं है कि एक गोली खा लो आपके एमसीक्यूज राइट हो जाएंगे। बस मेरा कहने का तात्पर्य है कि 10 से
कम मार्क्स लेके मत आना। 20 आउट ऑफ, अगर आपको पास होना है तो आपको मिनिमम 10 और 10 से अबव 15 तो बेस्ट है। मैं कहता हूँ इतना भी कठिन नहीं होते हैं एमसीक्यूज। आप थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, आप एमसीक्यू की क्वेश्चन बैंक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे बिल्कुल 100%। उसके बाद आते हैं एसएक्यू और एलएक्यू, जो कि अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर है। 8 एसएक्यू होते हैं, 4 एलएक्यू होते हैं, जहाँ तक अपनी बीएमएस फर्स्ट ईयर के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है। अब मेरे यूनिवर्सिटी में इसी तरह से पैटर्न है, 20 एमसीक्यू, 4 एलएक्यू 10 मार्क के और एसएक्यू 5 मार्क के 8। ठीक है, तो एसएक्यू के कितने हो गए 40, एलएक्यू के कितने हुए 40, 40 + 40 80 और 20 मार्क अपने एमसीक्यू के। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? टोटल हो गए 100 मार्क्स। तो मेरे हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी का भी ऐसा ही पैटर्न होगा, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर, क्योंकि एनसीआईएसएम द्वारा ही रेगुलेटेड होता है सभी यूनिवर्सिटीज़ का चलन। मतलब किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ चलती है ये एनसीआईएसएम ही डिसाइड करता है, तो उसके बारे में तो मुझे शंका है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपका पैटर्न थोड़ा अलग है, जो कि बहुत रेयर है, तो आप आपकी यूनिवर्सिटी की पैटर्न के हिसाब से देख लीजिए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यही पैटर्न कॉमन होता है टू ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो आपको एसएक्यू और एलएक्यू में अगर आपको बढ़त हासिल करनी है थ्योरेटिकल पेपर में, तो पढ़ाई तो ऑफ कोर्स आपको करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आप उसको वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा जितना कि शायद आप उन ट्रिक्स के बिना अचीव नहीं कर पाते। नहीं, लिटरली मैं कह रहा हूँ, ये कोई अफवाह बात नहीं, मैंने खुद इसको यूज़ किया है। तो क्या करना है, क्या करना है? सबसे पहली बात, जहाँ पे आपको श्लोक आता है, जहाँ पे श्लोक नेसेसरी आपको लर्न है, वहाँ पे श्लोक लिख के आना है। छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन के श्लोक आप लर्न कीजिए, जो आसान लगते हैं वो श्लोक लर्न कीजिए। दूसरी बात, जहाँ पे आपको टेबल्स और फ्लो चार्ट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए। वो एग्जामिनर को एक पॉजिटिव वहाँ पर ये मिलता है कि बच्चे ने कुछ क्रिएटिव करा, कुछ क्रिएटिव एग्जाम में करके आई है, कुछ अलग टेबल बनाई है, कुछ अलग डायग्राम्स बनाई है। जहाँ पे एनाटॉमी में डायग्राम्स नेसेसरी है, जैसे कि हार्ट का क्वेश्चन आया तो आपको हार्ट की डायग्राम बनानी है, लंग्स का क्वेश्चन आया आपको लंग्स की डायग्राम बनानी है ना, लीवर का क्वेश्चन आया लीवर की डायग्राम बनानी है। और जहाँ जहाँ पे डायग्राम बताया भी नहीं है वहाँ पे भी डायग्राम घुसाड़ दो। जैसे कि मर्म बोलेगी, फॉर एग्जांपल सद्य प्राणहर मर्म एक्सप्लेन कीजिए, तो ऐसा ही रफ बना देने का, ऐसा एक पुतला, और वहाँ पे पॉइंट दिखा देने का। पॉइंट तो दिखा सकते हैं ना, हृदय मर्म पता है यहाँ पे है, बस्ती मर्म पता है यहाँ पे है ना। आपको शायद हाथ मेरा दिखने होगा, दिख नहीं रहा होगा, आप समझ लीजिए। शिर मर्म का है आपको पता है हेड में है, तो वो आप ऐसे दिखा सकते हैं जहाँ जहाँ नेसेसरी है। और उसके साथ साथ अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट करने का आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए, ऑर्डर तो बहुत सारे हैं। देखो, आपको जो सूट करता है वो आपने चूज़ करना चाहिए। अब मुझे जो सूट करता था और ज़्यादातर बच्चों को जो सूट करता है और जो क्लिनिकली टेस्टेड है कि ये ऑर्डर सबसे बेहतर है, जिस तरह से पेपर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि पेपर्स आजकल लेंदी आ रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, थोड़ा विचार करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई आ गया बस हमको लर्न है, छपा छप छाप देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब दिमाग से छाप देंगे, मैं कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉपी तो अलाउड ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि बिल्कुल, अगर मतलब वहाँ पे कैमरेज लगे होते हैं ऊपर, और अगर आप कोई कोशिश भी करते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी से सुपरवाइजर्स आपको कैमरा से देखते हैं और वो तभी के तभी आपको बोलते हैं कि मतलब वहाँ पे जो इन्विजिलेटर जो ऑपरेटिंग रूम में बैठा होता है उसको बोलते हैं कि ये बच्चे बात कर रहे हैं। और अगर एक से ज़्यादा बार किया तो पेपर देने नहीं देते, पेपर छीन लेते, और अगली बार एप्लीकेशन लेटर भी लिख के आना पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ पे था मैं? पेपर लिखने की ऑर्डर। तो बेस्ट पेपर लिखने के ऑर्डर आजकल जैसे पेपर्स आ रहे हैं लेंदी पेपर, तो उसमें क्या है, एमसीक्यूज अगर आपको पहले मिलता है तो आप पहले सॉल्व कीजिए, बाद में मिलता है बाद में सॉल्व कीजिए, इट डिपेंड्स। लेकिन एसएक्यू और एलएक्यू में आपको सबसे पहले एलएक्यू अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको एसएक्यू के ऊपर जाना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बात ऐसी है कि आप पहले एसएक्यू अटेम्प्ट करोगे। अब एसएक्यू आपको, मान लो कि आप एसएक्यू अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। अब एसएक्यू आसान भी होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आसान ही डालते हैं, मतलब बहुत
डिफ़िकल्ट तो आपका पेपर नहीं निकलेगा और आपके सिलेबस में से ही निकलेगा। मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही रहेंगे ओवरऑल। मैं अगर सारे पेपर्स की बात करूँ, हार्ड पेपर बहुत ही रेयरली निकलता है, जो कि चांसेस उसके बहुत कम है। हार्ड में से क्या ही भाई, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इजी, मीडियम, हार्ड ऐसा कुछ होता नहीं है। जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आता है वो आपके लिए हार्ड होता है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है वो हार्ड लगता है। लेकिन अगर आप वो उसको अच्छे से करते हो तो आपको सिंपल लगने लगता है, ठीक है। लेकिन मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो सबको विचार करके सेट करता है, कि उसको पता है कुछ टॉपर्स भी रहेंगे, कुछ एवरेज भी रहेंगे। तो वो विचार करते हुए ऐसा विचार करता है कि एक एवरेज बच्चा भी पास होना चाहिए एक मिनिमम इतनी स्टडी के साथ, ठीक है। और एक टॉपर बच्चा भी बहुत ज़्यादा आगे स्कोर नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत इजी भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड और बहुत टफ भी नहीं होना चाहिए पेपर। और एग्जामिनर चेक करते समय भी यही ध्यान रखते हैं कि बहुत ढीले हाथ से चेक नहीं कर देना है कि बहुत ज़्यादा ही मार्क मिल जाए, और बहुत टफ भी नहीं कर देना है जिससे कि बच्चे फेल हो जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर एमसीक्यू छोड़ दे तो कॉपी आंसर की चेकिंग तो सब्जेक्टिव है ना, हर कोई तो सेम नहीं लिखेगा। हर कोई सेम कैसे लिखेगा? अगर आपको स्वभाव परमवाद के बारे में पूछा है तो हर कोई अलग अलग ही लिखेगा ना। डेफिनेशन में भी वर्ड्स इधर उधर होते हैं। श्लोक भी कोई आचार्य चरक का लिखता है, कोई सुश्रुत का लिखता है, कोई वाग्भट का लिखता है, कोई और श्लोक लिखता है। तो ये सब्जेक्टिव रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये करती है कि आप पहले एलएक्यू अटेम्प्ट कीजिए, बाद में एसएक्यू अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि एलएक्यू अटेम्प्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप एसएक्यू, आप शुराना फॉर एग्जांपल शुरू कर दिया, आपको एसएक्यू आता है, आप मस्त लिखने बैठ गए, वो थोड़ा सा ये रहता है कि भाई मुझे आता है, लिख दूँ। अब ऐसा करते 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 क्या एसएक्यू में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और फिर एलएक्यू के लिए टाइम नहीं बचता। वहाँ पे आप फास्ट फास्ट लिखते हो और एलएक्यू में आपको आता है फिर भी आप लिख नहीं पाते हो। मतलब टाइम मैनेजमेंट में यहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ ना हो, इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको एलएक्यू अटेम्प्ट करने हैं। 4 एलएक्यू सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो। और अगर आपको लगता है कि एलएक्यू में आगे और आप कुछ लिख सकते हैं तो उतना एक पेज जगह छोड़ दो। अगर लास्ट में नहीं लिख पाए तो याद से पेपर के जो ब्लैंक पेजेस हैं उनको काटना है आपको। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। आपको इन्विजिलेटर भी बताएंगे, लास्ट में जो पेपर बचते हैं उनको आप अच्छे से काट लीजिए, कोई भी पेज ब्लैंक मत छोड़िए। ये चीज़ एक यूनिवर्सिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले आपने एलएक्यू अटेम्प्ट करने हैं। एलएक्यू आपको लगभग 1 से सवा घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी एलएक्यू को 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है, 20 से 25 मिनट मैक्सिमम एलएक्यू को आप टाइम दे सकते हैं, है ना। 20-25 मिनट से आपको ऊपर नहीं लिखना है, क्योंकि सारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। आप कितना लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सारा पेपर कवर करना है। और सारा पेपर कवर करने के साथ साथ हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन, चलो 3-4 क्वेश्चन बढ़िया अटेम्प्ट कर दिया, आपको अच्छे मार्क्स मिल भी गए, लेकिन आपके 2-3 क्वेश्चन छूट रहे तो कोई फायदा नहीं है, आपके पास होने के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। इसीलिए पास होने के ज़्यादा चांसेस उसके जो कि सारा पेपर अटेम्प्ट करके आता है। भले ही उसको इतना परफेक्ट नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन वो सब लिख के आया, स्ट्रैटेजिकली लिख के आया। उसने टेबल्स इंक्लूड किए, फ्लो चार्ट इंक्लूड किए, उसने जो है और अच्छी हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। हैंड राइटिंग प्लेज अ ग्रेट 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 रोल। लगे तो आप देखो, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा लिखा है मतलब ज़्यादा मार्क लिखे, ज़्यादा मार्क मिलेंगे, ठीक है। मेरे दोस्त थे वो 3-3 पेज लिख के आए, लेकिन उनको 0 मार्क मिला है, क्योंकि उन्होंने कुछ के कुछ लिखा है। अगर आप रिलेटेड नहीं लिखोगे तो आपको नहीं मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ये कोई निबंध स्पर्धा नहीं है, यूनिवर्सिटी के पेपर से वो एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा कि आपको कितना समझा है, आपने क्या लिखा है। उससे ये समझ में आता है कि आपको वो टॉपिक कितना समझा है, और आपको वो टॉपिक कितना समझा है यही एनालिसिस करने के लिए वो आगे का एग्जामिनर बैठा हुआ है। तो वो वही चेक करेगा कि आपको कितना समझा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन तो याद नहीं आ रही है तो मैं अब क्या करूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग हुई आप लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ के कुछ भी लिख रहे हो, कुछ के कुछ भी कहीं से भी रिलेट करके कुछ भी लिख डाल रहे हो, नहीं, जो पॉइंट्स आने चाहिए वो आने ही चाहिए। अगर याद नहीं आ रहे तो उसके आजू बाजू के लिखने। देखो 2-3 बातें इसमें याद रखने जैसी। पहली बात, परफेक्टली लिखना चाहिए, लेकिन अब याद ही नहीं आ रहा या फिर पढ़ा ही नहीं, तो उसके रिलेटेड
लिखना है। हमारे संहिता के सर है, उन्होंने ये चीज़ बताई थी, इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि भाई मैंने पढ़ा नहीं या फिर याद नहीं आ रहा तो मैं हथियार डाल देता हूँ यार, मैं अगले क्वेश्चन नहीं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूँ। नहीं, हार नहीं माननी, आपको उसके आसपास जो आता है वो लिख लीजिए, क्योंकि आपके अटेम्प्ट का तो 1 मार्क रहता है। 1 मार्क तो आपने कुछ लिखा, कुछ भी लिखो आप, 1 मार्क तो आपको अटेम्प्ट का जरूर मिलता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं। आपने रिलेटेड लिखा, कुछ तो भी लिखा, मतलब ऐसा कुछ तो भी लिखा कि बस एग्जामिनर को ये समझ में आ गया कि भाई इसने पढ़ा है लेकिन इसको याद नहीं आ रहा। एग्जामिनर स्मार्ट है, कोई रोबोट नहीं है जो आपका पेपर चेक करे, उनको भी समझ में आता है कि बच्चे भूलते एग्जाम में लिखते हुए, हार्ड है। तो उनको बस ये हिंट लगनी चाहिए कि ये बंदा पढ़ के आया है, इसको याद नहीं आ रहा है, वो उतना समझ लेते। मतलब मेजॉरिटी ऑफ एग्जामिनर थोड़े से अच्छे दिल के ही होते हैं, खड़ूस एग्जामिनर बहुत कम होते हैं। और पेपर आपका एक बार में चेक नहीं होता है, पेपर आपका 2-3 बार में चेक होता है। एक बार किसी ने चेक किया, फिर दूसरी बार चेक होगा, फिर आपका रिजल्ट बनेगा। मतलब एक बार अगर किसी ने गलत आपको मार्किंग दे दी, मतलब अगर बीबी से झगड़ा हो गया, एग्जामिनर ने आपको कम मार्क दे दिए, तो नेक्स्ट टाइम जब फिर से चेक होगा और अगर उसने गलत दिया रहेगा तो आपके मार्क्स प्रॉपर ही आएंगे। तो मतलब गड़बड़ होने के चांसेस कम है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पेपर अच्छा लिखा और आपको मार्क्स इतने कम आएंगे, आपको फेल ही कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आप अच्छा लिखोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, आप खराब लिखोगे तो खराब रिजल्ट आएगा। आपके लिखने के ऊपर डिपेंड है। वहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर, आप क्या हो, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपके पास कितना पैसा है, क्या है, उस एग्जामिनर को कुछ पता नहीं रहता। आपका इंप्रेशन आपके पेपर से पड़ता है, इसलिए आपके पेपर अच्छा दिखना चाहिए। स्पेस कर करके लिखिए, अक्षर बहुत छोटे मत निकालिए, अक्षर ज़्यादा बड़े मत निकालिए, हैंडराइटिंग अच्छे आप वहाँ पर हैंडराइटिंग अच्छी निकालिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कैलीग्राफी करना है, हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि अगले वाले को समझे। अच्छी कहने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि जब हम फास्ट स्पीड में जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी जो है हैंडराइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वो होती ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, होती ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बहुत ही गिचड़ मिचड़ लिख रहे हैं, ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि अगले वाले को ऐसा देख के ऐसा पढ़ना पड़ रहा है अच्छे से कि अरे चलो ये क्या लिखा है, तो वो एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है फिर पढ़ते पढ़ते, फिर आपको वो मार्क भी नहीं देता है अच्छे से। तो दिमाग खराब मत करो, खुद का भी एग्जामिनर का भी। थोड़ा सा स्पेस कर करके लिखो, एक लाइन में 4-5 वर्ड से ज़्यादा आप वहाँ पे मत लिखिए। और अच्छे पॉइंट्स बनाइए, सब पॉइंट्स बनाइए, उसके बाद उसमें अच्छे सेंटेंसेस लिखिए, है ना। गैप दे के लिखिए, ऐसा एक बहुत कॉम्पैक्ट भी नहीं लिखना है और बहुत ज़्यादा ढीला ढीला भी नहीं लिखना है। एक प्रॉपर बैलेंस्ड आपका पेपर होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कंक्लूजन बता देता हूँ। पहली बात, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी नहीं बोलूँगा, मतलब समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पर आपको श्लोक है वहाँ पे श्लोक डालो, जहाँ पे टेबल फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे वो करो। पहले LAQ अटेम्प्ट करो, बाद में SAQ अटेम्प्ट करो। MCQ का आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी रूल है उस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक मुझे जो अभी याद आ गई वो ये है कि पेपर सॉल्व करते समय अगर कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है तो पैनिक नहीं होना है। मतलब आपने पढ़ा है, आपको याद नहीं है, पैनिक नहीं होना है। शांति से उस पेपर का क्वेश्चन नंबर डालना है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके याद करने की कोशिश करना है। और आपको याद आ जाता है, अगर नहीं आ जाता है पैनिक मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए। उस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के पीछे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अगले क्वेश्चन के ऊपर फटाक से बढ़ जाना है। और इसी के साथ साथ आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल कैरी कर सकते हैं। आप अपना हॉल टिकट और अपना ID कार्ड ज़रूर एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाइए। उसमें दिक्कत मत कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी दिक्कत की वजह से पूरा मूड ख़राब हो जाता है, फिर वो एग्ज़ाम भी अपनी अच्छे से नहीं जा पाती। और किसी से पूछने की कोई कोशिश मत कीजिए, पकड़े गए तो आपका पेपर छीन लिया जाएगा और फिर बाद में आपको ही बहुत बुरा लगेगा कि यार शायद मैं नहीं करता तो मेरा पेपर नहीं जाता, मैं फेल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपको पेपर देने से पहले कुछ खा के जाना है। खाली पेट पेपर मत दीजिए, क्योंकि पेपर लिखने में एनर्जी जाती है। तो थोड़ा सा आप कुछ खा के आ जाइए, बहुत ज़्यादा भी खाना नहीं है। और पेपर के पहले दिन बहुत अच्छी नींद लेनी है आपको, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। देखो, ये इम्तहान है, ये एग्ज़ामिनेशन है, परीक्षा है, ये हर एक के जीवन में है। जीवन ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। अब इम्तिहान में एक इम्तिहान है, तो अगर हम ये जीवन का इम्तिहान
गुजार रहे, आप 20-21 साल के तो होंगे, 20-21 साल अगर आपने ज़िंदगी को झेला है तो आप इस एग्ज़ाम को भी झेल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। कोई आपको टेंशन नहीं लेनी, आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी भी है उसको अभी कंक्लूड कीजिए, उसको अभी एक इसमें पिरोए, उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। आप कुछ नया ज़्यादा प्रिपेयर करने की फिराक में मत पड़िए, क्योंकि नहीं होता है इतने टाइम पे, प्रेशर रहता है, सब रहता है। आपने आज तक जितना पढ़ा है उतना ही आप अच्छे से कीजिए और आपका बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आपको इसी से अलावा किसी चीज़ के रिगार्डिंग मेरा गाइडेंस चाहिए, किसी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और एक बात मुझे याद आ गई कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है कि पहले आप चेक कर लीजिए आपका टेबल वगैरह अच्छे से है कि नहीं, हिल रहा है नहीं हिल रहा है। एग्जामिनेशन से पहले उसको स्टेबल कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको टेबल देखिए, खुरदरा तो नहीं है, उसमें गड्ढे गड्ढे तो नहीं है। आपका ये राइट है बेटा, आपका ये राइट है कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको सब अच्छे से मिले। वेंटिलेशन है कि नहीं है प्रॉपर, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर नहीं है तो वही पेपर शुरू होने से पहले वहाँ पे इन्विजिलेटर को बोलिए, वो नहीं सुनता है सुपरवाइज़र को बोलिए, हंगामा मचा दीजिए, लेकिन आपका हक आपको मिलना चाहिए। क्योंकि वो 3 घंटे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले वो डिसाइड करने वाले। वो मार्क्स आपका फाइनल एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के मार्क्स ये डिसाइड करेंगे कि आप सेकेंड ईयर में जाएंगे या फिर आप एटी या फेल होंगे। इसीलिए वो आपके लिए वो 3 घंटे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। उसमें खुद को स्टेबल कीजिए, आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है टेबल वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे हो, इनमें कोई दिक्कत ना हो। शांति से पेपर छुड़ाइए, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मज़ा मस्ती में बिल्कुल ये करना है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आप मेरे पे हंसोगे, बताओ कि नहीं बताओ? चलो बता ही देता हूँ। अरे भाई बात यह है कि पेपर के दौरान एक दिन पहले मेरी बहुत तबीयत बिगड़ गई थी, 102 का फीवर था। फिर भी मेरे उस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती है, मैंने हेल्थ का ख्याल रखा था लेकिन फिर भी फीवर आ ही गया था मुझे पदार्थ के पेपर के पहले। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, भगवान करे आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, लेकिन हो जाता है, लेकिन टूटना नहीं है, उस समय आपको फाइट बैक करना है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर कुछ मेरे पॉइंट्स अगर कहना छूट गए होंगे तो मुझे क्षमा कीजिए, मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने का कोशिश यहाँ पर किया है। एक्चुअली मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था लेकिन बताते बताते मैं भूल गया। मैं 3 बार याद करने की तब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी करके मुझे वो पॉइंट याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझे याद आता है मैं टेलीग्राम चैनल या फिर पिन कमेंट में वहाँ पर डाल दूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, बढ़िया तरीके से पेपर फोड़ के आइए। मेरी आपके साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। और ऑल क्लियर फर्स्ट ईयर ये मंत्रा देते हुए आज का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।